नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनजाने सच चैनल पर। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की बात करेंगे जिसे वैदिक शास्त्र का पिता कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुश्रुत संहिता की। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ग्रंथ लगभग 2500 वर्ष पहले लिखा गया था और इसमें ऐसी चिकित्सा और शल्य चिकित्सा सर्जरी की तकनीकें बताई गई थीं जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने अभी कुछ ही 100 साल पहले खोजा। दोस्तों, जरा सोचिए, आज की दुनिया में हम सर्जरी को आधुनिक चमत्कार मानते हैं, लेकिन भारत के ऋषि सुश्रुत ने तो यह कला उस समय सिखाई थी जब दुनिया के ज्यादातर लोग बीमारियों को जादू टोना मानते थे। सुश्रुत संहिता में 6 मुख्य खंड बताए गए हैं। 1 शरीर स्थान, 2 सूत्र स्थान, 3 सिद्ध स्थान, 4 कल्प स्थान, 5 उत्तर स्थान, 6 चिकित्सा स्थान। हर खंड में शरीर, रोग, औषधियां और शल्य क्रियाओं के विस्तार से वर्णन मिलते हैं। अब एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा, क्या सचमुच प्राचीन भारत में इतनी उन्नत चिकित्सा पद्धति थी? इसका जवाब है हाँ, और इसका प्रमाण खुद सुश्रुत संहिता में मिलता है। इस ग्रंथ में 300 से अधिक शल्य क्रियाओं का वर्णन है, 125 से ज्यादा उपकरणों का जिक्र है और साथ ही रोगों के वर्गीकरण, औषधियों और रोगियों की देखभाल पर भी गहन चर्चा है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सुश्रुत संहिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें लिखी प्रमुख सर्जरी तकनीकें, दुनिया में इस ग्रंथ का प्रभाव और आधुनिक विज्ञान से इसकी तुलना। तो चलिए दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर हम इतिहास की ओर देखें तो सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उनका जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ था और वे भगवान धन्वंतरि के शिष्य थे। सुश्रुत ने केवल रोगों का इलाज ही नहीं बताया, बल्कि यह भी सिखाया कि एक अच्छे चिकित्सक को कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैद्य को दयालु होना चाहिए, रोगी से सद्भावना रखनी चाहिए और चिकित्सा को सेवा की तरह निभाना चाहिए। अब बात करते हैं प्रमाणों की। आप सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी किताब का प्रमाण आज कैसे मिलता है। सबसे बड़ा प्रमाण खुद सुश्रुत संहिता की पांडुलिपियां, जिन्हें नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला और बाद में अरब देशों में भी पढ़ाया गया। दूसरा प्रमाण 8वीं शताब्दी में अरब विद्वान अल रज्जी और अल तबरी ने सुश्रुत संहिता का अनुवाद किया। इसी कारण यूरोप तक भारतीय चिकित्सा पद्धति का ज्ञान पहुंचा। तीसरा प्रमाण आधुनिक शल्य चिकित्सा की कई तकनीकें, जैसे नाक की प्लास्टिक सर्जरी, राइनोप्लास्टी, आंखों की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया, अस्थियों को जोड़ने की विधि, सबका विस्तार से वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1798 में ब्रिटिश चिकित्सक जोसेफ कार्प्यू ने भारत आकर सुश्रुत संहिता का अध्ययन किया और उसी आधार पर यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी की नींव रखी। दोस्तों, ये सब प्रमाण बताते हैं कि यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस की सबसे प्राचीन और विश्वसनीय किताब है। दोस्तों, अब आते हैं असली कमाल पर। सुश्रुत संहिता में कुल मिलाकर लगभग 300 से ज्यादा शल्य क्रियाओं का उल्लेख है। सबसे पहले नाक की प्लास्टिक सर्जरी। सुश्रुत ने त्वचा प्रत्यारोपण की तकनीक बताई थी। अगर किसी की नाक कट जाए तो गाल या माथे से त्वचा लेकर नाक को दोबारा बनाया जा सकता है, यानी राइनोप्लास्टी सबसे पहले भारत में हुई थी। दूसरी प्रक्रिया मोतियाबिंद की सर्जरी। सुश्रुत ने शल्य यानी बारीक सुई जैसी उपकरण का उपयोग कर आंख से मोतियाबिंद हटाने की तकनीक दी थी। आज जो आधुनिक ऑपरेशन होता है, उसकी नींव वहीं से रखी गई। तीसरा अस्थिभंग, हड्डी टूटना का इलाज। सुश्रुत ने हड्डियों को जोड़ने, प्लास्टर करने और स्थिर रखने की विधि विस्तार से लिखी थी। उन्होंने 300 से अधिक हड्डियों और जोड़ों का विवरण दिया था। चौथा गर्भाशय और प्रसूति विज्ञान। सुश्रुत ने सुरक्षित प्रसव की विधियां, औषधियां और शल्य तकनीकें बताई थीं। यह आज की गायनेकोलॉजी का आधार माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुश्रुत ने 125 से अधिक शल्य उपकरणों का जिक्र किया था, जिन्हें लोहे, तांबे और कांसे से बनाया जाता था। ये उपकरण आज के आधुनिक सर्जिकल टूल से काफी मिलते जुलते हैं। दोस्तों, सोचिए, जब दुनिया के बाकी हिस्से अभी बीमारियों को दैवीय श्राप मान रहे थे, तब भारत में विज्ञान और शल्य चिकित्सा इतने उन्नत स्तर पर पहुंच चुके थे। दोस्तों, शल्य चिकित्सा के अलावा सुश्रुत संहिता में औषधियों और वनस्पति विज्ञान का भी अद्भुत भंडार है। सुश्रुत ने लगभग 700 से अधिक औषधीय पौधों का विवरण दिया। हर पौधे के पत्ते, जड़, फूल और बीज के अलग अलग उपयोग बताए। उदाहरण के लिए हल्दी हरिद्रा को घाव भरने और संक्रमण रोकने के लिए सबसे असरदार माना गया।
अश्वगंधा को ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, नीम को त्वचा रोग और संक्रमण के लिए, तुलसी को श्वसन रोगों और प्रतिरक्षा शक्ति के लिए। सुश्रुत ने रस, वीर्य और विपाक की अवधारणा दी थी, यानी दवा शरीर में जाकर किस तरह असर करती है, ये उन्होंने विस्तार से लिखा। उन्होंने यह भी बताया कि कौन सी औषधि किस समय दी जाए। दिन, रात, मौसम और रोगी की प्रकृति के अनुसार दवा बदलती थी। यह वही ज्ञान है जिसे आज मॉडर्न फार्माकोलॉजी कहती है। लेकिन बेचे 400 साल पहले भारत में यह साइंस डेवलप हो चुका था। सुश्रुत ने धातु चिकित्सा और खनिज औषधियों का भी उपयोग बताया, जैसे सोना, चांदी, तांबा और पारा को शुद्ध करके औषधियों में मिलाना। आज की मॉडर्न मेडिसिन में इसे ट्रेस एलिमेंट्स थेरेपी कहा जाता है। दोस्तों, हैरानी की बात है कि इतनी डिटेल्ड मेडिकल नॉलेज किसी और सभ्यता में उस समय नहीं थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उस समय जब बिजली भी नहीं थी तब ऑपरेशन कैसे होते होंगे। यहीं पर आता है सुश्रुत संहिता का सबसे बड़ा चमत्कार, एनेस्थीसिया। सुश्रुत ने बताया कि सर्जरी से पहले रोगी को मदिरा, वाइन, भांग और धतूरा जैसी औषधियों का मिश्रण दिया जाए। इससे रोगी बेहोश हो जाता था और दर्द का अनुभव नहीं करता था। यानी 2500 साल पहले भी एनेस्थीसिया का ज्ञान भारत में था। सुश्रुत ने ऑपरेशन थिएटर के लिए भी नियम बनाए थे। उन्होंने लिखा कि सर्जरी करने की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, प्राकृतिक रोशनी हो और उपकरण को अच्छी तरह धोकर रखा जाए। यानी आधुनिक स्टेरिलाइजेशन और हाइजीन के नियम सुश्रुत पहले ही बता चुके थे। ऑपरेशन की तकनीक उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सर्जरी करने का तरीका बताया। पहले रोगी को बेहोश करना, फिर घाव को साफ करना, फिर शल्य उपकरण से चीरना या काटना और अंत में टांके लगाकर औषधीय लेप करना। सुश्रुत ने 20 से अधिक प्रकार के टांकों का जिक्र किया था। कभी कपास से, कभी बालों से, तो कभी रेशम से टांका लगाया जाता था। आज भी सर्जिकल स्यूचर्स उसी कंसेप्ट पर आधारित हैं। दोस्तों, सोचिए, उस समय जब दुनिया में बीमारी को दैवीय श्राप समझा जाता था, भारत में मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर की नींव रखी जा चुकी थी। दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल, क्या सच में सुश्रुत की बातें आज के आधुनिक विज्ञान से मेल खाती हैं? इसका जवाब है हाँ, और यह प्रमाणों से साबित भी हो चुका है। पहला प्रमाण, ब्रिटिश और यूरोपीय डॉक्टरों ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत आकर सुश्रुत संहिता का अध्ययन किया। उन्होंने लिखा कि भारत में नाक की प्लास्टिक सर्जरी इतनी सटीक थी कि यूरोप में लोग हैरान रह गए। दूसरा प्रमाण, 1790 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जेंटलमैन्स मैगजीन में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें लिखा गया कि भारतीय वैद्य ने सैनिक की नाक दोबारा बनाई। यह वही तकनीक थी जो सुश्रुत ने बताई थी। तीसरा प्रमाण, मॉडर्न ऑफ्थाल्मोलॉजी मानती है कि मोतियाबिंद की सर्जरी सबसे पहले भारत में हुई। आज भी कई मेडिकल कॉलेजेस की टेक्स्ट बुक्स में सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। चौथा प्रमाण, WHO ने 2000 में एक रिपोर्ट में आयुर्वेद और सुश्रुत का जिक्र किया था और कहा कि एंशिएंट इंडियन मेडिसिन ने ग्लोबल हेल्थ को प्रभावित किया है। दोस्तों, अब सोचिए, जिसे दुनिया आज मॉडर्न मेडिकल साइंस कह रही है, उसकी नींव 200-500 साल पहले भारत में रखी जा चुकी थी। लेकिन अफसोस, ये बातें हमारी किताबों से गायब कर दी गई। हमने अपनी धरोहर को भूलकर पश्चिमी किताबों को अपना लिया। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या सुश्रुत संहिता आज भी उपयोगी है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आज के मेडिकल कॉलेजेस में एनाटॉमी, सर्जरी और फार्माकोलॉजी की जो पढ़ाई होती है, उसका आधार कहीं ना कहीं सुश्रुत की खोजों में है। मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी के पायोनियर्स ने माना है कि उनके टेक्निक्स का इंस्पिरेशन भारत से मिला। नाक और कान की पुनर्निर्माण सर्जरी आज भी सुश्रुत के प्रिंसिपल्स पर चल रही है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स आज भी सुश्रुत संहिता के आधार पर औषधियां बनाते हैं। नीम, तुलसी, अश्वगंधा, हल्दी जैसी जड़ी बूटियां दुनिया भर की मॉडर्न रिसर्च में भी इफेक्टिव साबित हुई है। हिडन ट्रूथ्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉलोनियल एरा में कई मैन्युस्क्रिप्ट्स गायब कर दी गई। ब्रिटिश लाइब्रेरी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आज भी सुश्रुत संहिता की रेयर कॉपीज छिपाकर रखी गई है, क्योंकि अगर ये ज्ञान सबको मिल जाए तो दुनिया जान जाएगी कि असली मेडिकल साइंस का जन्मस्थान भारत है। यही कारण है कि सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। पर अफसोस, हमारे ही देश के बच्चे ये नाम तक नहीं जानते। दोस्तों, अगर हमें अपना गौरवशाली अतीत याद रखना है तो सुश्रुत संहिता को फिर से पढ़ना होगा। दुनिया को बताना होगा कि इंडिया was the pioneer of surgery and medicine. Channel को subscribe, care video, like, care and share, care. Bye.